हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम फिजिक्स के क्वेश्चंस जो है आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वैद्युत प्रतिरोधकता से क्या अभिप्राय है। किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2 एम्पियर है। यानी आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका ये पूछा गया है, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। यानी आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है। अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल having length capital L and area of cross section capital A has a resistance of 4 ohm। आपको एक तार दी गई है, किसी मटेरियल की तार है, उसकी जो लेंथ है यानी उसकी जो लंबाई है वो कैपिटल L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें यानी जो तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको A दिया गया। क्या दिया गया है? कैपिटल A दिया गया। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम और इस तार का जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है। What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2a। यानी आपसे ये पूछा गया है कि अगर हम कोई और तार लें जिसका मटेरियल सेम है। क्या सेम है? मटेरियल, यानी जो पदार्थ है वो सेम है, तार तो दूसरी है लेकिन उसका जो पदार्थ है वो वही है जो कि पहली तार का पदार्थ है यानी जो मटेरियल है, और उस तार की जो लेंथ है वो L/2 है, ठीक है, और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 2 है, यानी इसकी जो मोटाई है वो 2 है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपका जो वैद्युत प्रतिरोधकता होती क्या है। अगर हम वैद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करें तो हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की, किसी भी पदार्थ की, वो उस जो कंडक्टर है उस पे कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है उसको डिफाइन करते हैं। और बेसिकली ये जो आपकी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी वैद्युत प्रतिरोधकता, ये उस कंडक्टर की लेंथ यानी लंबाई और उसकी जो मोटाई होती है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी जो आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू करंट फ्लोइंग बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता की बात करते हैं, तो हम उसे किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ये जो होता है वो प्रतिरोधकता है या वो प्रतिरोध है या रेजिस्टेंस है जो कि कोई करंट है जो कि किसी कंडक्टर से फ्लो हो रही है, किसी चालक से फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है, उस पे लगता है पर यूनिट लेंथ, यानी जो है पर यूनिट लेंथ यानी जो है इकाई क्षेत्र में और आपका इकाई लंबाई में, ठीक है, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। यानी जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है, उसकी जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। तो इस तरीके से है आप जो है इसका जो है डेफिनेशन लिखेंगे। किसी सामग्री या किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता को क्रॉस सेक्शन के इकाई क्षेत्र वाले इकाई लंबाई के कंडक्टर द्वारा प्रवाह के लिए, ठीक है, करंट के प्रवाह के लिए जो प्रतिरोध के रूप में पेश किया जाता है या प्रतिरोध किया जाता है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टिविटी है उसे डिफाइन करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करें यानी वैद्युत प्रतिरोधकता की बात करें जिसे आप रोह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसकी इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है।
अब हमारा क्वेश्चन जो है, आपको एक न्यूमेरिकल भी इसके साथ दिया गया है, जिसमें आपको दिया गया है कि आपके पास एक मटेरियल है, एक पदार्थ है, जिसकी लंबाई क्या है, L है और मोटाई A है, और जो रेजिस्टेंस है R है वो 4 ओम है। अब एक और तार है जिसकी लंबाई L/2 है, मटेरियल सेम है और जो मोटाई है वो 2A है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि जो दूसरी वाली वायर है, दूसरी तार है, उसमें रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जो है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर the resistivity of the material B rho। मान लीजिए पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता रो है, ठीक है। अब आपको जो है, और हम क्या मान लेते हैं कि जो आपका, हम ये ले लेते हैं कि जो आपको हम ये मान लेते हैं कि L1 क्या है, लेट L1 एंड L2 बी द लेंथ ऑफ वायर्स L1 और L2 तारों की लंबाई है, A1 and A2 be the area of cross section of the wires A1 और A2 तारों की लंबाई। R1 and R2 be the resistance of wires R1 और R2 तारों का प्रतिरोध है। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, जो आपका L1 है वो बराबर है L के, ठीक है, और आपका जो है L2 है वो बराबर है L/2 के। A1 बराबर है A के और A2 जो है वो बराबर है आपका ट्वाइस ऑफ A के। अब अगर हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखें, या रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ कंडक्टर की बात करें, यानी अगर हम प्रतिरोध, ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता कंडक्टर की यानी चालक की लंबाई और चालक की मोटाई की अगर हम बात करें, तो इसका आपके पास एक रिलेशन है जो कि आपका क्या है, R बराबर रो L/A है। इसके साथ साथ आपके पास R1 और R2 है। R1 आपका 4 ओम है यानी 4 ओम, और R2 आपको निकालना है। अब हमारे पास रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला है, यानी प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोधकता, लंबाई और तार या कंडक्टर या चालक की जो मोटाई है उसका आपके पास ये फॉर्मूला है।
इसका हम यूज करके इसको यूज करके हम क्या करेंगे, R2 की वैल्यू निकालेंगे। अब पहले हम पहली वायर लेते हैं, फर्स्ट वायर, ठीक है। फर्स्ट वायर के लिए यानी पहली तार के लिए हम लेते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो R1 बराबर रो L1 अपॉन A1। बेसिकली अगर हम रोहो की बात करें, रोहो क्या है आपकी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है यानी वैद्युत प्रतिरोधकता, और ये आपकी जो है मटेरियल का, जो आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, जो कंडक्टर है उसका मटेरियल कैसा है, उसका पदार्थ कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब ये जो दोनों वायर्स हैं, दोनों वायर एक ही पदार्थ की बनी है, एक ही मटेरियल की बनी है, तो इस कारण हम रोहो को, ठीक है, दोनों का जो रोहो होगा वो सेम होगा, यानी दोनों की जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम होगी, दोनों की प्रतिरोधकता एक होगी। अब हमने इसमें वैल्यूज रखनी है। R1 आपको दिया गया है 4 रोह आपको निकालना है, क्योंकि आपको रोह नहीं दिया गया है। L1 जो है, ये जो आपका L1 है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है L1 की वैल्यू आपको कैपिटल L दी गई है और A1 की वैल्यू आपको कैपिटल A दी गई है, ठीक है। अगर हम इसमें रोह की वैल्यू निकालें यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालें, प्रतिरोधकता निकालें, तो रोह बराबर हो जाएगा आपका 4A बाय L, 4A बाय L। हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 हो गया आपका ये। अब हम सेकेंड वायर लेते हैं, यानी जो आपकी दूसरी वायर है उसमें हम अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो इसमें इस केस में आपका R2 बराबर रोह L2 बाय A2 हो जाएगा। अब अगर हम R2 की बात करें, R2 हमें निकालना है, रोह ये है आपका, रोह को आप एज इट इज लिख लेंगे, L2 की वैल्यू L बाय 2, A2 की वैल्यू 2A, यानी आपके पास R2 की जो वैल्यू आई है, जो आपके पास R2 की वैल्यू आई है वो आई है रोह L अपॉन 4। ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी, यानी समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 से समीकरण 1 से रोह की वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन 2, रोह की वैल्यू या रोह का मान समीकरण 1 से 2 पर रखने पर समीकरण 2 में रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 बराबर रोह की वैल्यू रख देंगे आप, तो रोह की जो वैल्यू है वो है आपकी 4A अपॉन L, ठीक है, ये आ जाएगा 4A अपॉन L, रोह की वैल्यू हो गई है। दूसरा L बाय 4A। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा, 4A से 4A कैंसिल हो जाएगा, L से L, यानी R2 आपका 1 ओम। तो ये आपके R2 की वैल्यू आ गई है 1 ओम। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अब हमारा अगला प्रश्न है जो कि आपका और का क्वेश्चन है, और ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध, पहला
4 ओम होगा, दूसरा 1 ओम हो, आवश्यक गणना देते हुए आरेख सहित लिखिए। यानी आपको 3 रजिस्टर दिए गए हैं, प्रतिरोध दिए गए हैं, जो कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के, और इन तीनों को आपको कनेक्ट करना है, इन तीनों को आपको जोड़ना है या संयोजित करना है। आपको इनको इस तरीके से संयोजित करना है कि जो टोटल रेजिस्टेंस आए, यानी जो आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो वो क्या आए, वो आपका 4 ओम पहले केस में और दूसरे केस में 1 ओम है। और आपको जो आप ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको इन रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना है, उसका आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो पहला जो केस है आपका वो है कि आपको 4 ओम जो है टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम निकाल। अब हम मान लेते हैं लेट R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम। यानी मान लीजिए R1 जो है आपका 2 ओम है, R2 आपका क्या है 3 ओम और R3 6 ओम। अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस आपका 4 ओम आना चाहिए, यानी टोटल रेजिस्टेंस आपका 4 ओम आना चाहिए, तो अगर हम इसको देखें, ठीक है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस दिए गए हैं, अगर हम इसे सीरीज में लगाते हैं, तो आप जानते हैं जब हम इसे सीरीज में यानी श्रेणीबद्ध तरीके से लगाते हैं, तो आप सारे के सारे जो रेजिस्टर्स है उनकी जो रेजिस्टेंस है, जो आपके प्रतिरोधक है उनकी जो प्रतिरोध है, वो आप देख सकते हैं, डायरेक्टली उसे आप ऐड कर सकते हो, उनका आप क्या एडिशन कर सकते हो। तो आपका क्या आ रहा है, ये पूरा 12 आ रहा है, यानी सीरीज में आपका ये कनेक्शन होगा। अब हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल आप देख सकते हैं, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो 1/R रेजिस्टेंस, मतलब जो आपका टोटल रेजिस्टेंस है वो बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब अगर हम इन वैल्यूज को इस पे रखें, ठीक है, वैल्यूज को इस पे रखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका भी जो टोटल है वो आपका 4 ओम नहीं आ रहा है, बल्कि इसका जो सम आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो सम आएगा वो आपका 1 आ रहा है। 1 ओम आ रहा है, तो यानी ये आपके पैरेलल में भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि पैरेलल में अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं तो उसका 1 ओम आ रहा है रेजिस्टेंस, यानी सेकेंड वाली कंडीशन के लिए अगर हम आंसर लिखेंगे तो हम इसको जो है पैरेलली कनेक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट केस की, तो ये ना तो सीरीज में कनेक्टेड है, ना श्रेणीबद्ध तरीके से, और ना समानांतर या पैरेलली ये कनेक्टेड है। तो यानी इसका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें आपका सीरीज और पैरेलल दोनों होंगे, ठीक है, सीरीज और पैरेलल दोनों। अब अगर हम बात करें 3 और 6 ओम की, अगर हम इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, यानी दोनों आप क्या करते हैं, पैरेलली इन्हें कनेक्ट करते हैं, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा तो आपका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 2 आ रहा है, 2 ओम। अब अगर ये दोनों यानी R2 और R3 आपका पैरेलली कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस आ रहा है इन दोनों के कारण, जो प्रतिरोध आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। अब अगर आप इसे R1 के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दो, यानी R1 के साथ R' को, या इन दोनों जो ये है ये आपका पैरेलल में है R2 और R3, इनको अगर आप R1 के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ दो, तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि आपका R1 और जो आपका कॉम्बिनेशन है R2 R3 का, जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, दोनों आपका सीरीज यानी श्रेणीबद्ध तरीके से कनेक्ट हो रहा है, तो आपके पास क्या होगा, आप डायरेक्ट ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 4 ओम आ रहा है। यानी कि
अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में R2 और R3 आपका कैसे कनेक्ट होंगे? पैरेलली। ठीक है, कैसे कनेक्ट होंगे? पैरेलली, समानांतर, इन्हें आप जोड़ेंगे। उसके बाद आप इस कॉम्बिनेशन को, इस संयोजन को आप R1 के साथ सीरीज यानी श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ें। यानी आपका डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कुछ इस तरीके से बनेगा और आपका जो R2 है और R3 है ये पैरेलली कनेक्ट होंगे, दोनों समानांतर तरीके से आप इसे जो है जोड़ेंगे। तो ये आपका 3 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया। और आपका जो R1 है वो आपका कितना है? 2 ओम। अब हम इसके लिए निकाल देते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल के दिखा देते हैं। 1/R डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि आपका R2 और R3 क्या है? पैरेलली कनेक्टेड है, समानांतर तरीके से इसे जोड़ा गया है, पैरेलली कनेक्ट किया गया है। तो R2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 ओम यानी 3 ओम। R3 आपका है 6 ओम, 6 ओम। 1/R डैश बराबर 1/3 ओम 1/6 ओम। डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा आपका। 2 + 1 R डैश हो जाएगा 6/3 यानी R डैश की वैल्यू आ गई 2 ओम यानी 2 ओम। अब ये जो है R डैश जो है इसका रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है? R2 और R3 का रिजल्ट है। अब R1 अब हम R1 को इससे कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा जिसे हम R मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस R डैश के, क्योंकि ये सीरीज में यानी श्रेणीबद्ध तरीके से ये जोड़े गए हैं, संयोजित किए गए हैं। R1 की वैल्यू 2 ओम है, R डैश भी 2 ओम है, यानी जो रिजल्टेंट आ गया आपका 4 ओम आ गया। तो इस तरीके से आपका जो है फर्स्ट केस में कनेक्शंस होंगे। इस तरीके से आप सारे जो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है उन्हें जोड़ेंगे। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम बनाएंगे। सॉरी, जो सेकंड आपका केस है उसमें जो है, क्योंकि आपको 1 ओम आपको क्या निकालना है? 1 ओम रिजल्टेंट निकालना है। तो आपके जो रेजिस्टर्स हैं, जो प्रतिरोध हैं, ये आपके पैरेलली कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो जब ये पैरेलली कनेक्टेड है तो आपका जो रिजल्टेंट होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। तो 1/R1 जो है, R1 की वैल्यू आपकी 2 ओम है, R2 की 3 ओम है, R3 की 6 ओम है, यानी 1/R बराबर हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे 6, तो ये आ गया 3 + 2 + 1, 1/R आ गया आपका 6/6, यानी जो रिजल्टेंट आ गया वो आपका 1 आ गया, यानी 1 ओम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सेकंड केस में जो आपका कनेक्शन होगा वो पैरेलली हो,
कैसा होगा? पैरेलल होगा, क्योंकि आपको सेकंड केस में दिया गया है कि जो आपका रिजल्टेंट आना चाहिए वो 1 ओम आना चाहिए, यानी 1 ओम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, लेंस की क्षमता का सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखिए। राइट द फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। यानी जो लेंस की क्षमता है उसका एसआई यूनिट और फॉर्मूला आपको लिखना है। अगर हम पावर ऑफ अ लेंस की बात करें, यानी लेंस की क्षमता की बात करें, तो वो क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी फोकल दूरी का क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है, व्युत्क्रम होती है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो डायप्टर होती है। ठीक है, यानी पावर ऑफ लेंस, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो पावर ऑफ लेंस जो है वो बराबर होता है 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर। यानी जब भी आप किसी भी लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे तो 1 बाय फोकल लेंथ आप लेंगे, और फोकल लेंथ जो होनी चाहिए, यानी जो आपकी फोकल दूरी है, ठीक है, वो आपकी मीटर में ही होनी चाहिए, तभी आपकी पावर ऑफ लेंस जो है वो डायप्टर में आए। लेंस की क्षमता फोकल लंबाई का व्युत्क्रम है। इसकी एसआई इकाई डायप्टर है। लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा फोकस दूरी मीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेत लाल रंग से क्यों होते हैं, या वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। यानी जब भी हम डेंजर सिग्नल्स की बात करते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो लाल रंग से या रेड कलर से ही शो किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं रेड कलर की, क्या बात करते हैं? रेड कलर की अगर हम बात करते हैं, लाल रंग की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जिस कारण ये लीस्ट स्कैटर होता है, यानी इसकी जो स्कैटरिंग होती है वो बहुत कम होती है। क्या होता है? बेसिकली जो लाल रंग है उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा होता है, जिस कारण ये कम स्कैटर होता है, यानी इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। जिस कारण अगर कहीं दूरी पे भी आपने कोई डेंजर का सिग्नल या खतरे का सिग्नल लगाया है, खतरे का संकेत लगाया है, तो वो आपको इजीली दिख जाएगा, क्योंकि वो इजीली स्कैटर नहीं होता है, बहुत कम स्कैटर होता है, बहुत कम उसमें प्रकीर्णन होता है। जिस कारण हम लाल रंग का जो यूज करते हैं वो डेंजर के साइन में करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं डेंजर के साइन में। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, रेड कलर स्कैटर्स द लीस्ट एज इट हैज द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ। यानी जो लाल रंग होता है ये सबसे कम स्कैटर होता है, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है। So red light is able to travel the longest distance through the fog, rain and air particles. तो यही कारण है कि जो लाल रंग होता है वो बहुत दूरी तक जो है चल सकता है, बहुत दूरी तक दिख सकता है। यानी आप अगर बहुत दूरी पे खड़े हैं और बीच में फॉग लगा है, कोहरा लगा है, या बारिश पड़ रही है, या एयर के पार्टिकल्स या धुआं है, तो आपको वो जो है रेड कलर दिखाई देगा। That is why the red color is used in danger sign. इसी कारण लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेतों में इसका उपयोग किया जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन
सबसे कम होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अतः लाल प्रकाश कोहरे, वर्षा और वायु कणों के माध्यम से सबसे अधिक दूरी तय करने में सक्षम होती है। इसलिए खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चन समझाए आपको समझ में आए होंगे। आपने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा और नोट डाउन भी किया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।